हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 11th क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 3 चल रहा है और इस चैनल पे मात्र 11th क्लास का ही वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का एक इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इससे कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमारा टॉपिक तो परमाणु त्रिज्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, 1 नंबर में आ जाता है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, 2 नंबर में आएगा सहसंयोजी त्रिज्या को समझाइए, वान डेर वाल्स त्रिज्या को समझाइए, या क्वेश्चन आ गया धात्विक त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता क्या है, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक से, तो प्लीज आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं बच्चों, आप थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो क्लियर है, ये हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और पूरा लॉजिक, जैसे परमाणु त्रिज्या आप पढ़ोगे वही आपका आयनिक त्रिज्या है, ठीक है। जैसे आप आयनन ऊर्जा पढ़ोगे और जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ोगे, विद्युत ऋणात्मकता पढ़ोगे, एकदम सिमिलर चीजें हैं। तो जब आज के इस लेक्चर को आप बारीकी से समझोगे ना, थोड़ा समय दोगे, तो आगे के 2-3 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो त्रिज्या, आपको पता है कि त्रिज्या चाहे बेलन हो चाहे गोला हो, चाहे सब की बात करें तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी होती है। जैसे मैं एक वृत्त की बात करूं, वृत्त की त्रिज्या कैसी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वो त्रिज्या कहला जाती है। ऐसे ही परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और माना जाता है कि सूक्ष्मतम कण इतना सूक्ष्मतम कण है कि वो अविभाज्य है, वो किसी से विभाजित नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी एलिमेंट्स की बात करो, सभी एलिमेंट्स में परमाणु होते हैं बच्चों, और परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसे और छोटे भाग में हम विभाजित नहीं कर सकते। उस परमाणु में नाभिक होगा और नाभिक के बाह्यतम कोश होंगे। जैसे आपका ये पहला कोश हो गया, ठीक है, फिर आपका दूसरा कोश, फिर तीसरा कोश, फिर चौथा कोश भी हो सकता है। इन्हीं परमाणु पर जो कक्षा होते हैं उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तब हम मानते हैं कि इसके बाह्यतम कोश, जैसे बाह्यतम कोश ये है और नाभिक ये है, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के बारे में बात करें हम, जरूरी नहीं है कि किसी भी परमाणु में एक ही कोश हो, 2-4 कोश भी हो सकता है। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बताओ जरा। परमाणु क्रमांक 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आबाहु के नियम से 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 2 4 6 10 हो गया। फिर बच्चों आपका 3s2 3p6, फिर आपका कितना हो गया, यहाँ पर देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18, तो यहाँ पर आप 7 भर दो, ठीक। अधिक हो गया, 7 नहीं भरेंगे, 5 भरेंगे, 5 भर दिया हमने। अब इसको हम परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताएं तो मान लीजिए नाभिक है, पहला कोश हो जाएगा, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोश हो जाएगा, दूसरे के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इन पहले में 2, दूसरे में 8। फिर तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो ये आपका तीसरा कोश हो गया, तो इसमें टोटल 3 कोश हैं और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी ही परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। हर परमाणु की त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा भाई परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, वो चीज आपको समझा रहा हूँ। किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। वैसे तो किसी बुक में ये 2 प्रकार से मिलेगा, सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, या किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा 3 प्रकार, सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और मान लीजिए धात्विक त्रिज्या, ये चीज है। अब जैसे हमारा किसी भी एलिमेंट्स की बात करूं, एक सिंगल परमाणु के रूप में ना होकर के एक अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की ही बात करता हूं, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, H2 के रूप में आप देखोगे हमेशा। ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। फिर आपका बच्चों ऑक्सीजन के अलावा मान लीजिए क्लोरीन की बात करूं, Cl2 के रूप में, मतलब 2-2 परमाणु इसमें जुड़े रहते हैं। और फिर इनके बीच की त्रिज्या निकालनी है, तो 2 परमाणुओं से जब हम, जैसे मान लीजिए कोई भी परमाणु अणु के रूप में है, अब 2 परमाणु से मिलकर बना वो अणु है, अब उसकी जो त्रिज्या निकालेंगे तो मतलब साथ में दोनों को मिलाकर निकालेंगे, इसलिए वो सहसंयोजी त्रिज्या बनेगी। थोड़ा समझने की कोशिश करें, शब्द से अर्थ निकाले। सहसंयोजी त्रिज्या मतलब कोई अणु किन्हीं 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, फिर उन दोनों के सहयोग से उनकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो आपका सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगा। फिर समझिएगा, मान लीजिए कोई अणु है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, अब दोनों परमाणुओं का सहयोग लेकर के त्रिज्या निकालेंगे तो वो सहसंयोजी त्रिज्या।
समझने में थोड़ा सा आसान लगता है, फिर लिखने में लोगों को कठिन लगता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे सुनेंगे तभी चीजें क्लियर होगी। मैं कहता हूं भाई साहब दो परमाणु हैं, तो आपका एक परमाणु ये हो गया, दूसरा परमाणु ये हो गया, दोनों का नाभिक होगा। अब दोनों को नाभिकों को मिला दें और मिला करके इसका जो दूरी होगा उसका आधा कर दें तो आपका सहसंयोजी त्रिज्या निकल कर आ जाता है। ठीक है, एक ही अणु के सहसंयोजी बंध द्वारा आबंधित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाता है। वैसे तो सबको पता है कि त्रिज्या तो हमने सीख ही लिया सर, त्रिज्या क्या है, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। इतने में कहानी क्या समापन हुआ? नहीं, अभी तो ट्विस्ट बाकी है, लास्ट तक देखना पड़ेगा। पहला हमने आपको समझाया सहसंयोजी त्रिज्या, कोई भी अणु किन्हीं दो परमाणुओं से मिलकर बना है, हो सकता है वो कोई भी परमाणु हो। हाइड्रोजन जैसे बना H2, दो हाइड्रोजन के परमाणु से, क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन का परमाणु, ऐसे ही ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के परमाणु से O2, है ना। तो कोई भी अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना। अब उसकी जो त्रिज्या है दोनों परमाणुओं के सहयोग से निकालेंगे तो आपका जो त्रिज्या होगा वो सहसंयोजी त्रिज्या होगा। अब इस पे आप परिभाषा तो नहीं दे सकते भाई, वहां पे दो परमाणु हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों परमाणु को नाभिक भाई आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या है, हम एक इलेक्ट्रॉन आपको देते हैं, आप इलेक्ट्रॉन हमको दे दो और दोनों के साथ बीच में तालमेल बढ़िया त्रिज्या कहला जाएगा बच्चों, सहसंयोजी त्रिज्या हो जाएगी। तो एक ही अणु के सहसंयोजी बंध द्वारा आबंधित दो परमाणु, मतलब हमारे पास दो परमाणु है और दो परमाणुओं के नाभिकों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका हम आधा कर दें तो वो आपका सहसंयोजी त्रिज्या कहला जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बता ही दिया, दो परमाणु कोई भी हो सकता है। जैसे मैं यदि HCl की बात करूं, HCl में तो एक H का परमाणु, एक क्लोरीन, ये हमारा अणु एक प्रकार से, तो यहाँ पर एक परमाणु ये हो गया और दूसरा परमाणु इसी के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों के नाभिक यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये आपका नाभिक है, तो ये यहाँ से इसकी त्रिज्या कुछ, एक परमाणु की त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। अब इन दोनों को जोड़ करके इनका आधा करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी d है, d/2 कर दो, या r1 + r2/2 कर दो, तो ये जो त्रिज्या निकल कर आएगी वो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, मतलब एक ही अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, हमारे पास अणु है, दो परमाणु से मिलकर बना है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करेंगे तो सहसंयोजी त्रिज्या निकल कर आएगी। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक हमारे पास अणु है, इसमें दो परमाणु है, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, तो बीच की दूरी R1 + R2 होगा जो कि d के बराबर, इसका आधा करेंगे तो सहसंयोजी त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। लेकिन वांडर वाल्स त्रिज्या कैसे निकलेगा, थोड़ा सा अपोजिट है। दो अणु हैं लेकिन दो अणु अलग अलग हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के निकटतम अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। इसमें कहानी में थोड़ा सा कुछ अलग ही ट्विस्ट, समझने की कोशिश करें। सहसंयोजी त्रिज्या में क्या था, एक अणु था और एक ही अणु में दो परमाणु हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होने वाला, हमारे पास दो अणु हैं और दो अणु में अलग अलग परमाणुओं के बीच का त्रिज्या निकालना है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हमारे पास क्या बच्चों, दो परमाणु हैं, सॉरी दो अणु हैं। जैसे एक हम बात करते हैं, कोई अणु है जो दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरा एक और अणु है, ये लो भाई, ये लो। अब यहां पर मैं बात करूं, इसका नाभिकीय, इसका नाभिकीय, ये बीच में हो गया, ठीक, इसका नाभिकीय, इसका नाभिकीय, ये हो गया। अब मुझे भाई साहब इन अणुओं के बीच की त्रिज्या निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो गया यहां से, इसका हो गया यहां से, और इन दोनों को अपन क्या करेंगे, देखेंगे कितनी दूरी है और फिर इसका आधा निकालेंगे तो आ जाएगा आपका वांडर वाल्स त्रिज्या। एक बार और थोड़ा परिभाषा पढ़ो। ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के निकटतम दो अणु, मतलब दो अणु है हमारे पास, ये हमने कहा ना, जैसा आप देखो एक पहला अणु, ये दूसरा अणु, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या था बच्चों, ये नाभिक था, नाभिक के बीच की दूरी कुछ होगी, ठीक है, ये चीज आप समझो, ये नाभिक के बीच की दूरी कुछ होगी। अब इन दोनों को जोड़ करके पहले जो था यहाँ पर हम जो त्रिज्या निकाल रहे थे वो एक ही अणु में परमाणुओं के लिए निकाल रहे थे, मतलब एक ही अणु में परमाणु हैं, लेकिन जो हमारा वांडर वाल्स त्रिज्या निकल कर आता है ना, दो अलग अलग अणु है और उनके परमाणुओं की त्रिज्या निकाल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इतना समझ में आया। हम ये समझाना चाहते हैं कि हमारा एक पहला अणु हो गया, ठीक है,
और ये हमारा दूसरा अणु यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे नाभिक है, तो यहाँ पे नाभिक है। अब इनके बीच की दूरी निकाल करके आधा कर देंगे, तो ये जो त्रिज्या निकल कर आएगी वो वान डेर वाल्स त्रिज्या निकल कर आएगी। ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो अणु हैं। अब एक ही तत्व के दो अणु हैं, मतलब दो अणु यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक पहला अणु ये, दूसरा अणु ये, फिर उनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, मतलब ये आपका परमाणु हो गया, इसका नाभिक से देख लो दूरी, यहाँ पे देखो ये नाभिक, इसका नाभिक है, इसका नाभिक है, इन दोनों की दूरी का आधा करेंगे तो फिर आपका क्या कहलाया जाएगा, वो वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाया जाएगा। देखो ना बच्चों, ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो अणु हैं, ठीक है। अब दो अणु तो हैं, लेकिन उन अणुओं में परमाणु हैं। अब फिर उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये तो बीच में आपका सेंटर पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आप लोग ये नाभिक है, ये नाभिक है, तो इस नाभिक को ऐसा में मिला दें, ठीक है, और फिर ये आपका d हो जाएगा और d/2 करेंगे तो आपका r निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से आप वान डेर वाल्स त्रिज्या समझते हो। अब इसी प्रकार से इसी क्रम में धात्विक त्रिज्या की परिभाषा लिख लो। किसी भी धातु परमाणु की बात करेंगे तो धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, वही चीज है, धात्विक क्रिस्टल है, दो परमाणु हैं, उनके बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। यदि जो आपका सहसंयोजी त्रिज्या है वो धात्विक त्रिज्या हो जाएगा। धात्विक यानी धातु परमाणु होगा, और धातु परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। अब इसकी आवर्तिता और मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे। जैसे पहले नंबर में आवर्तिता में दो भाग होता है बच्चों। आवर्तिता में होता है एक तो वर्ग और एक आवर्त। आवर्तिता में दो चीज होता है। आवर्तिता में पहला नंबर में होता है एक तो वर्ग, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं, और दूसरा होता है आपका आवर्त। ठीक, जैसे मैं किसी भी समूह की बात करूं, पहले समूह में जैसे हाइड्रोजन है बच्चों, हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होता है। जैसे हाइड्रोजन के बाद लिथियम में जाएंगे तो इसमें दो कक्षा होगा, आकार बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर जैसे ही सोडियम में जाते हैं बच्चों तो इसमें तीन कक्षा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। फिर पोटेशियम में दो कक्षा, ये तीन कक्षा और ये चार कक्षा। फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो आपका रुबिडियम इसमें कितने कक्षा, पांच कक्षा टोटल होते हैं, मतलब एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, ये चार कक्षा और ये पांच कक्षा। फिर आगे जाएंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं कोषों की संख्या में वृद्धि होगी। देखिए वर्ग में बात करता हूं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, देखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1 था, फिर इसका 3 था, फिर इसका 11 था, फिर इसका 19 था, ऐसे ही आप 18 जोड़ो, 18 दूनी 36, 37, फिर नीचे आएगा तो 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, सही है, ठीक, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, देखो जरा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है बच्चों, तो कोषों की संख्या में लगातार, पहले एक कोष था, फिर दो कोष हुआ, फिर तीन कोष हुआ, फिर चार कोष हुआ और पांच कोष हुआ। कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण आकार बढ़ता गया। आकार बढ़ रहा है, देख लो जरा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ने के कारण नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए त्रिज्या ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। किसी भी वर्ग या किसी भी समूह में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है बच्चों तो कहीं ना कहीं इनके कोषों की संख्या बढ़ रही है। कोष बढ़ा तो आकार बढ़ गया, और आकार बढ़ने के कारण त्रिज्या बढ़ गई। आप ऐसे भी देखो, इसकी त्रिज्या कम है, इसकी त्रिज्या अधिक है। अब ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार यदि आप अच्छे तरीके से समझो कि किसी भी समूह में, किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37, 55, 87, जिसके कारण लगातार कोष बढ़ रहे हैं। पहले एक कोष था, फिर 2 कोष, फिर 3 कोष, फिर 4 कोष, फिर 5 कोष। अच्छा, कोष की संख्या बढ़ने से आकार भी तो बढ़ गया, और आकार बढ़ने से भाई त्रिज्या के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
समझ में आ गया? मतलब त्रिज्या भी लगातार बढ़ रहा है। तो वर्ग की जब बात आएगी बच्चों, तो वर्ग आप आसानी से समझाओगे कि किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फलस्वरूप कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और परमाणु आकार के बढ़ने से नाभिक का आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। चीजें समझ में आ गया? पहला आवर्तिता, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। समय देता हूं बच्चों। अब बात करते हैं वर्ग की, तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं आवर्त की। आवर्त की बात करेंगे। आवर्त मतलब बाएं से दाएं चलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, किसी भी आवर्त की बात कर लो आप। जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, फिर आपका टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। ये हमारा बाएं से दाएं है। थोड़ा समझना, सभी में कोषों की संख्या समान है। कोषों की संख्या समान है। कोषों की संख्या समान है। संख्या समान, किसी भी आवर्त में हर एक एलिमेंट्स में कोष की संख्या समान रहेगी, इसमें कोष नहीं बदलेगा। जैसे मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, इसका 22, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फिर इसका 23, फिर इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30। लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। काउंट कर लो, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 1 21। अब देखो इसमें डी में 1 है। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम पर पहुंचेंगे तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे वेनेडियम पर पहुंचे तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम पे पहुंचे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज में भी 5 इलेक्ट्रॉन, Fe में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में, डी में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। पहले फिलहाल देखो कोष की संख्या समान है, बाएं से दाएं चलने पर कोष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये मान लीजिए हमारा ये 2 कोष हम बना के चलते हैं, ये हमारा पहले का था, फिर ये दूसरे का, 2 कोष बनाकर चलता हूँ सिर्फ, क्योंकि समझाना था ना आपको थोड़ा सा। लगातार टोटल 4 कोष है, लेकिन मैं 2 कोष बनाकर चलता हूँ, क्योंकि बाहर तो S है, 4s है, लेकिन अंदर 3d है। 3d में 1 था, फिर 3d में 2 हो गया, 3d में 3 हो गया, 3d में 4 हो गया, फिर 3d में 5 हो गया, 3d में 6 हो गया। अब बताओ, जब बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है, पहले यहाँ पर 1 था मान लो, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है बाह्यतम कोष में। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बताओ नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी भी नाभिक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब कोष में। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का आकर्षण लगेगा, लेकिन यहाँ पर भैया 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 का आकर्षण लगेगा। तो कौन छोटा होगा? ये छोटा होगा कि नहीं होगा? ये छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा आकर्षण है, कोष को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो कम कोष को खींच रहा है। यानी जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, कोष सेम रहता है। सब में कोष यदि 4 कोष है, सभी में 4 कोष, लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, और नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो थोड़ा सा आकार में कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिससे त्रिज्या भी कम हो जाता है। जैसे अब आम देखो, कच्चा आम है, कुछ दिन बाद थोड़ा सा पकेगा, और फिर धीरे धीरे पककर ऐसा होगा कि मुरझाने लगेगा, और उसकी भाई जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे उसके आकार में कमी आएगी। बेर आप देख लेना, बेर उतना आसानी से सड़ता नहीं है। पहले बेर कच्चा रहेगा, फिर पकेगा, फिर उसकी जो बाहर की जो परत होती है, जिसे हम मतलब एक प्रकार से उसका खाल बोल दें, खाल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बेर है, मतलब ऊपर का जो परत है वो सिकुड़ने लगता है, और उसके बाद सीधा वो गुठली के साथ सीधा वो चिपक जाता है। ऐसे ही क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं, जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो आप ही बताओ ना, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता?
भाई यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, मान के चलता हूं, और यहां पहुंचते पहुंचते 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ज्यादा हो गया। तो बाएं से दाएं चलने पर कहीं ना कहीं आकर्षण बल बढ़ने के कारण नाभिक का आकार कम होता है, और उसी नाभिक के आकार की कमी होने से परमाणु त्रिज्या में थोड़ी सी कमी आएगी, सीधा फंडा। तो यह तो निष्कर्ष निकला कि जब भी हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कहीं ना कहीं आकार में कमी आती है। ठीक बच्चों, मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, कई सारे एग्जाम्पल्स अपने दैनिक जीवन को लेकर चलता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, आवर्त में लिखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जब चलते हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ता है, किंतु कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोष में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, जिससे परमाणु आकार में आंशिक रूप से कमी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिकुड़ जाता, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत त्रिज्या में भी कमी आ जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब मतलब अगला हमारा जो है परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक, पहला नाभिकीय आवेश। अच्छा, नाभिकीय आवेश का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा और आकार में कमी आएगी। कक्षों की संख्या, अच्छा ऊपर से नीचे चल रहे थे तो कक्षा लगातार बढ़ता जा रहा था, कक्षा बढ़ गया तो आकार बढ़ा, और आकार बढ़ गया तो बच्चों आकार यदि बढ़ गया तो समझो त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। शील्डिंग प्रभाव, शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से नाभिक तथा अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होता है और आकार बढ़ जाता है। देखो, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अंदर वाले कोष का आकर्षण बढ़ता है, लेकिन बाहर वाला कोष स्वतंत्र रहता है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये 3 प्रभावित करने वाले कारक आप लोग लिख लेना। नाभिकीय आवेश तो पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे आकार में कमी आएगी, त्रिज्या भी कम हो जाएगा। कक्षों की संख्या बढ़ेगी, कोष बढ़ रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ेगा क्योंकि आकार बढ़ जाएगा। शील्डिंग प्रभाव से भी कहीं ना कहीं आकार बढ़ता है और त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने परमाणु आकार को प्रभावित करने वाले कारक सीख लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यदि नोट्स लेना है तो 100 रुपीज़ चार्ज आपसे लिया जाता है मात्र। कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685 29 91 49। और हाँ बच्चों, आप अभी के अभी हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी नोट्स परचेस कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।